गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने एक नए वीडियो में और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिविक्स का एल टी टी जी टी एल टी मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग हमारा मोटिवेशन बनाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे और सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जुड़ जाइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज टाइम थोड़ा अधिक हो गया, 8:18, वैसे 8 बजे से लाइव जुड़ते थे। कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व जो है सदजीवन के लिए बना है। यानी राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व जो है वो सब जीवन के लिए बना है। यह बात किसने कही? तो वो अरस्तू ने कही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अरस्तू ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और उसका अस्तित्व जो है सब जीवन के लिए बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किसने श्रेय दिया है? प्रभु सत्ता की बात की जाए तो उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी ऑस्टन ने प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप की थ्योरी टाइप के ही अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिसमें कोई किसी भी दार्शनिक का कथन पूछ दिया जाता है। तो सिद्धांत और कथन हम लोग बहुत ही गहराई से इसको याद करेंगे, क्योंकि यह जो है कभी इसमें तुक्का नहीं लग सकता, मुझे कंठस्थ याद करना पड़ेगा। प्रभु सत्ता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण जॉन ऑस्टन ने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया। ऑस्टिन इंग्लैंड का उपयोगितावादी विचारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें हम लोग। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाता है, तो यह कथन रूसो का है। यानी रूसो ने कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य को अपने हित के विरुद्ध कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो यह इस प्रकार से जो है वो रूसो द्वारा कहा गया कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक
किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यानी जो भारत में अगर कोई भी विदेशी या एक ब्रिटिश नागरिक अगर रह रहा है तो वो किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता, तो वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि व्यापार और व्यवसाय की मुझे स्वतंत्रता मिले। यानी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 की इच्छा का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र यदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रक्षा, धर्म की स्वतंत्रता, तीनों अधिकार व्यक्तियों के नागरिक एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता, तीनों अधिकार जो है और समक्ष के समानता, यह तो वो नागरिकों और गैर नागरिकों को है, लेकिन व्यवसाय की स्वतंत्रता ये जो है वो एक विदेशी को नहीं है, यानी गैर नागरिक के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो समिति जो है संसद की वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन जो समिति है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति है, जो कि प्राक्कलन संसद के 3 वित्तीय समितियों में से एक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा से इसके प्रमुख कार्यों में प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत मितव्यता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार के संबंध में प्रतिवेदन करना, प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सेवा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना और प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका सुझाव देना शामिल है। इस तरह यह स्थायी मितव्यता समिति के रूप में कार्य करती हुई सरकारी फिजूल खर्ची रोकने के प्रशासन में मितव्यता तथा कुशलता लाने के लिए सुझाव तथा वैकल्पिक नीतियां सुझाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। यानी भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से जो नियंत्रण स्थापित करती है वो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न, ये जो तीनों हैं वो इसके लिए नियंत्रण स्थापित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रकृति ने मानव जात को 2 स्वामियों यानी सुख और दुख की अधीनता में रखा है। तो यह कथन किसका है? ये भी कई बार पूछा गया, बेंथम का। यानी जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि मानव जात की 2 स्वामी, जहां सुख और दुख की अधीनता की वाली बात की जाए तो उसको बेंथम ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भारत का संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को जो है वो भारत का संविधान जो है मान्यता देता है। यानी भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए गए। यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अनुच्छेद कितने 29 और 30 में विशेष अधिकार दिया गया। 29(1) के अनुसार 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का जो पूरा अधिकार होगा, ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है।
चलिए नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका कथन है जो वो ए नंबर सही है, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या क्या? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। एक नए भाग यानी भाग 4 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई। भाग अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर भाग 25 में जोड़ा गया है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह निम्न से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी कई बार, तो वो अनुच्छेद 20 में इस बात को कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यह उपबंध आंगल विधि की सिद्धांत नेमो डेविड विस वेग्जरी पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केवल उस ही विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाएगा जो प्रवृत्त विधि है। प्रवृत्त विधि से तात्पर्य उस विधि से जो विधि लागू या चलन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत यानी ये क्वेश्चन जो उसका आर्टिकल 20 था, भारत में संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 10वीं अनुसूची में ये है। दल बदल निषेध जो संबंधित है तो वो 10वीं सूची में है, यानी लोकप्रिय रूप से दल बदल निषेध कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सी है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन में इस बात को किया। सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें मैच करना है। तो जैसे हैगल जो है वो किससे संबंधित है? तो हैगल जो है वो तत्वशास्त्री से संबंधित है। किससे? तत्वशास्त्री से। अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो ऑस्टिन जो है वो न्यायिक से संबंधित है। मैकाइवर की अगर हम बात करें तो वो समाजशास्त्री है और गार्नर जो है विवरणात्मक है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं है और यह राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बात किससे संबंधित है? तो यह जो है वो है सर्वाधिकारवादी राज्य से। यह कथन सर्वाधिकारवादी राज्य से है। इस राज्य सरकार के रूप से सैद्धांतिक रूप से किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देता है। तो सर्वाधिकार इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी द्वारा पढ़ा गया शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन किससे
तो निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए, तो प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम जो होगा, यानी पहला भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद कैबिनेट सचिव, फिर मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित का सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताइए। तो ऐतिहासिक जो कालानुक्रम है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो थर्ड नंबर, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना हुई, उसके बाद साइमन कमीशन आया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ, नहीं फिर पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका भी हमारा सी करेक्ट है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना 1985 में हुई, साइमन कमीशन 1927 में आया, गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में आया। नेक्स्ट, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो किसने कहा कि राज्य एक ऐसा संगठन माना जाता है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो यह कथन लॉस्की का, किसका? लॉस्की का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध में निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में वर्णित है? संघ राज्य की अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर 200, ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है संघ राज्य प्रशासनिक संबंध। अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है। अनुच्छेद 261 यह बताता है कि सार्वजनिक कानूनों, रिकॉर्ड और प्रत्येक राज्य तथा संघ की न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास, पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति को जांच कराने के लिए एक अंतर राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति देता है। चलिए नेक्स्ट, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? यानी किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए लॉस्की ने कहा है। किसने? लॉस्की ने। चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक। अगर इस प्रकार का कोई कथन है तो वो लॉस्की द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, तो यह कौन कर सकते हैं? तो वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। ये आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद, यानी जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 में इस बात को कहा गया और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की रचना है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट ऑन पाकिस्तान, रनाडे गांधी एंड जिन्ना, द बुद्धा एंड हिज धम्म। यानी कौन सी रचनाएं जो हैं वो भीमराव अंबेडकर जी की हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर, ये सभी जो हैं वो किसकी हैं? भीमराव अंबेडकर की हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यह कथन किसका है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? यानी द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने विरुद्ध विभाजित होती है। तो यह कथन जो है वो गार्नर ने कहा है कि जहां द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने विरुद्ध विभाजित होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
राज्य के आवश्यक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जो है वो राज्य के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। यानी इसमें देखें तो हम लोकतंत्र का एक जो सिद्धांतकार नहीं है, तो जैसे अगर हम देखें एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो, जे स्मिथ, ये सभी लोकतंत्र के एक सिद्धांतकार हैं। लेकिन डब्ल्यू नीट्शे जो है वो एक लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यानी ये जो है ना डब्ल्यू नीट्शे लोकतंत्र का एक सिद्धांत का नहीं है, क्योंकि यह जर्मनी का दार्शनिक था जो मनोविश्लेषणात्मक अस्तित्ववाद या परिघटनामूलक चिंतन के विकास में नीट्शे की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? यानी अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो आर्टिकल 44 यानी 44 में संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को कहा गया, जो कि 1972 में हुआ था इसका संशोधन। उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बहुत इंपॉर्टेंट है इस कथन को कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। तो यह ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1916 में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दिया था? यानी कि कौन ऐसा था जिसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दिया था? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्याग पत्र दिया था भीमराव अंबेडकर ने। हिंदू कोड बिल 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमी दोज हो गया। उनका मानना था कि इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद यह बिल संसद में गिरा दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 350 है। यानी अनुच्छेद 350 ये व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान होना चाहिए। तो आर्टिकल 350 ए के तहत इस बात को कहा गया। अनुच्छेद 350 ए का तात्पर्य विशिष्ट भाषाई अल्पसंख्यक समूहों को कि बच्चों को उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, कौशल का विकास करना है। यदि उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो उनके लिए अधिक ग्रहणशील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यानी समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। यानी लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ
हो गई है। चलिए नेक्स्ट, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है। देखिए आप लोग ध्यान रखें, एक कथन जो है सबसे अधिक टीजीटी, पीजीटी और एलटी में ये सबसे ज्यादा कथन ही पूछे जाते हैं, तो हमको इसमें बहुत ही रटना है इसको। चलिए, वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों के को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो दी है वो गवर्नर ने दी है। तो गवर्नर ने इस बात को कहा है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्यों के सर्वोच्च आदेशों के वैध रूप में व्यक्त कर सके, और वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांत तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित हमें करना है। इसमें हमें कौन सा करेक्ट हमारा हो जाएगा? तो हम देखते हैं ए का फर्स्ट, यानी थ्रेसी मेकस ने न्याय शक्तिशाली का हित है, यह बात इन्होंने कही है। कथन बिल्कुल सही, यानी जो ऑप्शन दिए हैं यह अपने आप में बिल्कुल ही सही है। बोना ने कहा कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। यानी अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। टी एच ग्रीन के अनुसार अगर कही जाए तो उन्होंने कहा इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। माओ से तुंग ने कहा है कि शक्ति बंदूक की नली से निकली है। तो इसका कथन जो है वो फोर सही है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, किसने कहा कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? स्वतंत्रता जो है अति शासन की विरोधी है। तो यह कथन सीले का है, ऑप्शन नंबर डी। यानी सीले ने इस बात को कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। नेक्स्ट है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहा है विंसेंट डी गोरेन ने, यानी विंसेंट डी गोरेने ने इस बात को कहा है, जो कि 18वीं शताब्दी में किया था। नौकरशाही शब्द को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। यह शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। इसका मेन अर्थ होता है मेज प्रशासन या कार्यालयों द्वारा प्रबंध। नौकरशाही शब्द एक नकारात्मक रूप से ले चुका है, इसलिए आज नौकरशाहियों की प्रवृत्ति जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत का जो संविधान का अभिरक्षक होता है, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय न केवल हमारी संघीय व्यवस्था व मूल अधिकारों का भी संरक्षक है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। अब लोग हमारी वेबसाइट के पर जाकर मीमांसा एक्सीलेंट, यानी वेबसाइट है मीमांसाacademy.co.in पर जाकर के आप हमारे एप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया है? तो हम लोग देखेंगे, वेबसाइट रहेगी हमारी, आप लोग देख सकते हैं मीमांसाacademy.co.in पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस पर जाकर के तो इसमें आप एप्स भी इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर भी कर सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। चलिए, किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया है? तो किसने दिया है? वो दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी जीएस मिल ने। किसने दिया है? जीएस मिल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसका हमारा करेक्ट कौन सा था, तो वो जेएस मिल का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 36 क्वेश्चन नंबर। किसने लिखा कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ये भी जेएस मिल का है। यानी मिल ने कहा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है। मनुष्य में पशुओं से ऊंची प्रवृत्तियां होती हैं, जब उन्हें उन ऊंची प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तो निकृष्ट सुखों की कामना करना बंद कर देते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर हमें ध्यान देना है। तो ये है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यह जो है न तो ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड इसका कथन ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यानी भारत संघ की जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री में नियत नहीं होती है, वो राष्ट्रपति में नियत होती है। किसमें होती है, राष्ट्रपति में नियत होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दिया कि राष्ट्रपति एक ऐसे निर्वाचन खंड के सदस्य करते हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर भी ये गलत है। तो इसमें ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसी का देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा है। सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा है। सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें मिलान करना है। तो हम देखते हैं जैसे कि एक साइड हमारे दार्शनिक हैं और एक साइड उनकी लिखी हुई बुक का नाम है। तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बिपिन चंद्र जो पाल है उन्होंने लिखा है द सोल ऑफ इंडिया। क्या लिखी है, द सोल ऑफ इंडिया। भीमराव अंबेडकर की जो लिखी हुई है वो है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। एम के गांधी की अगर बात करें तो वो बी नंबर करेक्ट है, हिंद स्वराज। और बीजी तिलक के द्वारा अगर बात की जाए तो वो गीता रहस्य, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका कूट में ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो थे गांधी अंबेडकर। कौन थे, गांधी अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पूना समझौता अथवा पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी पुणे की येरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन रूप में अनुमति प्रदान की थी। 71 से बढ़कर 148 और केंद्रीय विधायिका कुल सीटों की संख्या 18% कम कर दी गई है। निम्न उपागमों में से किसी एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रशासनिक एवं कार्रवाई। कौन थी, प्रशासनिक एवं कार्रवाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर व्यवहारवाद। क्या है, उत्तर व्यवहारवाद की दो मुख्य मांगे थी, प्रसंगता एवं कार्रवाई। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन 1969 में डेविड ईस्टन के आह्वान से शुरू हुआ। उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में कोई छूट नहीं दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है। तो उसमें बहुलवादी जो विचारक नहीं है वो है जॉन ऑस्टिन। यानी बहुलवादी विचारक जॉन ऑस्टिन नहीं है, क्योंकि GD H कोल
ई वर्कर, एच जी लॉस्की, ये सब बहुलवादी विचारक हैं। और ये जो हैं, जॉन ऑस्टिन एक बहुलवादी विचारक नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पराएपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो पराएपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो वो दी है ऑप्शन नंबर डी, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पराएपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दी है। इसे तरोड़ मार्क्स की कृति भी कहा जाता है। इसमें भी इसने साम्यवादी समाज की स्थापना का प्रयास किया है। इसे उत्पादन संबंध, वर्ग संघर्ष आदि जो है वो तार्किक कठोरता के साथ नहीं, बल्कि बड़े ही मोहक शैली में उसने बताया था। उसने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करके अमानवीय अमानवीय प्रभाव को लेकर किया है। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का अपनापन नहीं रहा जाता, वह एक यंत्र की तरह उत्पादन प्रक्रिया का भाग बन जाता था। उसका वास्तविक रूप कहीं खो सा गया है। मार्क्स कहता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें व्यक्ति का केवल अपनी सृजनशीलता अथवा रचना प्रकृति और समाज में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास से पराया हो जाता है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अनुच्छेद 161, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। ध्यातव्य है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 जो है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, यानी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में अनुच्छेद वर्णित है। चलिए नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित रक्षित करना यह प्रावधान क्या है? तो यह जो है मूल कर्तव्यों में से है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान मूल कर्तव्यों में है। मूल कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 भौतिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मूल कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान
चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना निम्न से किसके द्वारा की जा सकती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। यानी संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान करता है और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति देता है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 में 91 संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? तो इस बात को जो कहा था वो प्लेटो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो जो भावनाओं से संचालित, ये रूसो ने इस बात को कही थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग हो और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए? तो ये आर्टिकल 243 का के तहत इस बात को कहा गया था और संविधान भाग के 9 के अनुच्छेद 243 ए के लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। भाग 9 में सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। इस प्रकार से हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है 1919 जो लागू हुआ, उसमें से द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। जिस शासन यानी डर्ची को 8 प्रांत भागों में बांटा गया था, जिसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल हैं। इस प्रकार से अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।